हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू संविधान आईएएस। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। टुडे इज क्लास 6 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दे आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड पीआईएल, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, लोकायुक्स एंड लोक अदालत। So, without wasting our time, let's dive straight into the topic Supreme Court. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि स्टेट्स। तो इस तरह की जो पावर जब इस तरह की पावर का डिवीजन जब किया जाता है तो कुछ प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि एम्बिग्विटीज से भरे होते हैं, वेगनेस से भरे होते हैं, जिनके बारे में हमें इंटरप्रेट करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है। तो इस इंटरप्रिटेशन को हर अथॉरिटी अपने अलग अलग अंदाज से इंटरप्रेट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स को, उसके आर्टिकल्स को। तो उसके लिए हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने एक एम्बिगुअस और सॉरी नॉट एम्बिगुअस, एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी का गठन करने का सोचा, विच इज द थर्ड ऑर्गन जिसे कहा जाता है, वो है जुडिशरी। द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेटिव, देन देयर इज एग्जीक्यूटिव एंड देन कम्स जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है, यूनियन जुडिशरी है, उसको पार्ट फिफ्थ में रखा गया फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। और सुप्रीम कोर्ट के मेजर तीन फंक्शंस होते हैं, तीन उनके काम होते हैं। इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट। देन इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, फाइनल इंटरप्रिटेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देता है, वो सुप्रीम कोर्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का जो है प्रोटेक्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, उसको एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी की तरह रखा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी इंडिया में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, उनके बाद या उनसे जो हायरार्की में आते हैं नीचे, दे आर हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड देन देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है? तो इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो थी, वो थी 7 जजेस। देयर वर 7 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनको छोड़ के 7 जजेस थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पे ये जिम्मेदारी छोड़ी थी, ये भार छोड़ा था कि वो डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव एक इंक्रीज आता है हमारी जुडिशरी की स्ट्रेंथ में, हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग ईयर्स में। तो क्या हुआ कि 1956 में it was increased, the number was increased to 10 judges, and 1960 में it was increased to 13, 1977 में it was increased to 17 judges, और 1986 में it was increased to 25 judges. 2018 uh, 2000 I would say 8 में there was 30 judges, और 33 judges जो थे वो 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो अब जो है कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है इस समय, जो हमारी जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है? तो प्रेजेंटली, करंटली जो सुप्रीम कोर्ट में है वो है 34 जजेस। देयर आर 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसका मतलब है कि 33 जो है जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है।
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस में जो चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, ये पार्लियामेंट करता है बाय सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ 1956। ये चेंजेस किसके थ्रू लाए जाते हैं? ये चेंजेस जो हैं पार्लियामेंट लाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बाय व्हाट, किसकी डिक्री से आते हैं ये? तो ये, गिव मी अ सेकंड, जो है वो किसकी डिक्री से ये नंबर्स को इंक्रीज करता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट से जो कि है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर जो है इंक्रीज किया जाता है। अब आता है आर्टिकल 124 विच टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट। हमारे जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो ऑब्वियसली पहली, विदाउट एनी डाउट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए वो। जो भी हमारे जज की पहली क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट की, दे मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड देन दे शुड हैव उनके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशंस हैं? एटलीस्ट 5 इयर्स जो कि हैं वो या तो हाई कोर्ट के जज रहे हों 5 साल के लिए, या दो से ज्यादा ऐसे कोर्ट्स के जज रहे हों सक्सेशन में, मतलब लगातार अलग अलग कोर्ट्स के 5 सालों के लिए जज रहे हों। उसके बाद अ, या फिर एटलीस्ट जो कि है 10 सालों के लिए, फॉर 10 इयर्स वो एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरह उन्होंने काम किया हो, या फिर दो से ज्यादा कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में सक्सेशन में लगातार उन्होंने 10 साल के लिए एडवोकेट की तरह काम किया हो। और या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं जिन्हों, या तो जो जज नहीं रहे होते या एडवोकेट नहीं होते, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट उनको इस तरह से समझते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, उनके पास लॉ की काफी नॉलेज है, उनके पास जो जुडिशरी है उसकी काफी उनके पास नॉलेज है। वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की तरह आते हैं प्रेसिडेंट के ओपिनियन से। तो देर इज नो मिनिमम एज लिमिट। there is an another important point to note here कि जो हमारे जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया। देर इज नो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड जैसे कि मैंने डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के बारे में बताया, वो एक इंसान होते हैं, ही और शी इज अ पर्सन हु इज नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर, जो लॉयर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन एकेडमिशियन है। वो एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन है इन द फील्ड ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है ऑन द बेस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। नाउ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे किया जाता है? तो एज पर आर्टिकल 124 टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बताता है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड दैट इज डन आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स जो प्रेसिडेंट नेसेसरी समझते हैं इस पर्पस के लिए करना। आर्टिकल 124 ये भी स्पेसिफाई करता है कि हर जो अपॉइंटमेंट है जज का, अदर देन चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस भी अगर आप चीफ जस्टिस को ऑब्वियसली अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, बाकी जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उन जजेस के लिए चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी ली जाती है। एंड जो चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट किए जाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बाय कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जैसा भी वो जरूरी समझे हमारे प्रेसिडेंट। अब जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना कि ही में जो प्रेसिडेंट हैं कि वो द verbatim written sentences के प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट, ये वर्ड्स का ना थोड़ा महत्व कुछ ज्यादा आ जाएगा इसके आगे एक्सप्लेनेशन में। विद कंसल्टेशन, एक तो ये वर्ड है,
of judges of Supreme Court and High Courts as President may deem necessary, may deem। तो इसका क्या मतलब है? इस इन दो वर्ड्स की अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से एम्बिगुअस वर्ड्स हैं ये, इनका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। तो इन वर्ड्स को किस तरह से यूज किया गया है, तो इसमें ना थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं कि ये जो मे वर्ड है, तो क्या प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना ही है चीफ जस्टिस के लिए? अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो क्या कंसल्टेशन लेना जरूरी है बाकी जजेस से? और कंसल्टेशन किस तरह की हो सकती है? कंसल्टेशन बाइंडिंग है, कंसल्टेशन माननी है उन्होंने प्रेसिडेंट ने, या वो उनका डिस्क्रिशन है, वो कंसल्टेशन लें या ना लें, उस कंसल्टेशन में जो एडवाइस निकल के आई है जजेस की वो माने या ना माने। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में ना काफी बार टकराव हो जाता है, तकरार हो जाती है कि कैस इन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब क्या आता है कि हमारे जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, द वर्ड कंसल्टेशन, जब अपॉइंटमेंट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता था। कि एग्जीक्यूटिव ने इंटरप्रेट किया कि प्रेसिडेंट की जो प्राइमेसी है, प्रेसिडेंट जो उनकी सुप्रीमेसी है, उनकी प्राइमेसी है, मतलब उनका मन है, उनका डिसीजन है कि जब अपॉइंटमेंट करना है तो अगर वो जजेस को कंसल्ट करना चाहें या ना करें, मे है ना, मे मतलब वो कंसल्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ने उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया। लेकिन जब जुडिशरी ने इसको इंटरप्रेट किया तो जुडिशरी का कहना था कि ये मे जो है इसका वर्ड है कि उनको, इसका मतलब है कि उनको इट इज नेसेसरी, नॉट, it is not a choice, but it is a necessity to consult the other judges, other such judges in the appointment of chief justice। तो इससे क्या होता है, हमारे हमने क्या बात की कि जुडिशियल ऑटोनॉमी, जुडिशरी का ऑटोनॉमी जो है वो होनी, इंडिपेंडेंस होनी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी। ऑब्वियसली अगर आप जुडिशरी को अपॉइंट कर रहे हैं तो जुडिशरी अगर अपने फैसले लेती है तो उसमें उनको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके लिए उनको अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग होके काम करना पड़ेगा, जिसकी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में भी बात की थी कि हर जो ऑर्गन है स्टेट का, बी इट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनकी पावर्स आपस में डिवाइडेड होनी चाहिए, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस एम्बिग्यूटी की वजह से क्या होता है कि जन्म होता है किसका? कोलिजियम सिस्टम का। कोलिजियम सिस्टम का, इसके बारे में हम अभी अब बात करेंगे, कोलिजियम सिस्टम क्या है। तो इस समय क्या होता है, आज के टाइम में करंटली क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो एक प्राइमरी रोल प्ले करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे कोलिजियम सिस्टम को मेंशन नहीं किया गया है। इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है, ये जिस तरह से उभर के आया है वो किस किस वजह से आया है? इट हैज इवॉल्व थ्रू वेरियस जजमेंट्स, थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जो केसेस में जजमेंट्स रही हैं, उन केसेस से ये सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है वो निकल के आया है। तो सबसे पहले हम इसमें तीन केसेस की बात करेंगे। देयर वुड बी थ्री जजेस केस, थ्री जजेस केसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे। तीन केसेस जो इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से कोलिजियम सिस्टम निकल के आया है। तो द फर्स्ट वन इज एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1982। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, कंसल्टेशन वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो कंसल्टेशन का मतलब नहीं है, इट डज नॉट मीन कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब ये है कि उन जो आपने कंसल्ट किया, प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया जजेस को इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, या चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया इन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस ये फर्स्ट जजेस केस है, ठीक है, इसको आप फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में क्या आया कि कंसल्टेशन का मतलब नहीं है कॉन्करेंस।
कंसल्टेशन अगर आप ले रहे हैं बाकी जजेस की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एडवाइस माननी ही माननी है। इट इज नॉट नेसेसरी। कंकरेंस का मतलब नहीं है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। दिस वाज गिवन इन द फर्स्ट जजेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो कंसल्टेशन वर्ड है इन द आर्टिकल 124, दैट डज नॉट इम्प्लाई कंकरेंस। और इसका सिर्फ ये मतलब है कि सिर्फ इट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। कि मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ आपके जो बाकी जजेस हैं उनके व्यूज जानना चाहते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। इनका जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मैटर में, अपॉइंटमेंट के मैटर में, अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे अपॉइंट करने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन वो बाइंडिंग नहीं है। वो प्रेसिडेंट उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन करेंगे वो डिसीजन जो है वो अपनी मर्जी से लेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट जजेस केस। इसमें प्राइमेसी किसको दी गई? इसमें प्राइमेसी वाज गिवन टू एग्जीक्यूटिव। कि ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर है कि आप किस जज को अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देन कम्स द सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस जो था वो, उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में इस केस में उस पहले वाले जो सेकंड, ये इसको कहा जाता है सेकंड जजेस केस। इस केस में क्या कहा गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिजियन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्री जजेस केसेस, दीज केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो इस केस में, जो पहले वाले फर्स्ट जजेस केस में जो आया था, फैसला आया था, उसको ओवरटर्न कर दिया गया और इन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस। कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। मतलब क्या? कि सेकंड जजेस केस में बोला गया कि कंसल्टेशन अगर आप ले रहे हैं बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट में ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा जो सलाह उनको बाकी जजेस देंगे। और फर्स्ट जजेस केस को, अर्लियर केस की जो जजमेंट है उसको ओवर रूल कर दिया गया और कहा गया कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। और जो एडवाइस दी जाएगी चीफ जस्टिस एडवाइस देंगे, या बाकी जजेस जो एडवाइस देंगे इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट को वो बात, वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। ओके, सो दिस जजमेंट गेव प्राइमेसी टू द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने किसको प्राइमेसी दी? इसमें प्राइमेसी किसको दी गई? इसमें प्राइमेसी जुडिशरी को दी गई। कि जुडिशरी जो आपको सलाह दे रही है उसको आपको मानना पड़ेगा और उन्हीं जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सलाह दी है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं इन वर्ड्स को कैसे यूज कर रहा हूँ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए, और अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो बाकी जजेस की आपको सलाह लेनी पड़ेगी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अ, इन्होंने एक चीज और ऐड की कि एडवाइस या ओपिनियन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है वो इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है। और सीजीआई को दो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस को बाकी जजेस को, मैंने कहा ना 33 जजेस को अपॉइंट करना है, तो 33 जजेस के अपॉइंट 31 या जितने भी वैकेंसी हैं उनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आपको ओपिनियन उनका लेना पड़ेगा और ये ओपिनियन बाइंडिंग होगा। यू गेट इट? तो ये दो जो केसेस है इनकी ये बात यहां तक होती है। Now comes Supreme Court's, then comes the third judge's cases, third judge's case, और इसको ये भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट्स रिप्लाई टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। 1998 में ये केस आया, विच इज थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस
केस इसमें क्या कहा गया? नाउ कम्स द थर्ड जजिस केस। इसमें प्राइम जो प्रेसिडेंट अपनी पावर जो उनको दी गई है बाय आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी है, इसमें इन्होंने क्लैरिटी दी। अ, इसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस रखी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस के लिए। तो पहली क्या थी? सोल ओपिनियन ऑफ सीजेआई। सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई एक नाइन बेंच का जो एक नाइन बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया इसके लिए, नाइन जजेस का बेंच बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने यूनानिमसली, मतलब उन्होंने आपसी सहमति से सबने माना कि सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है उसको लिया जाए। सिर्फ उन्हीं का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन है उन्हीं उन्हीं को लिया जाए, विद हिज कलीग्स, जो उनके कलीग्स हैं। एंड जो सोल ओपिनियन मतलब सिर्फ सीजीआई का ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है। और सोल ओपिनियन के बजाय कोलिजियम सिस्टम आया गया, कोलिजियम सिस्टम लाया गया। नाउ व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम हियर? यहां से आता है कोलिजियम सिस्टम का जन्म होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो सीजीआई अगर अडॉप्ट करते हैं, इन ये कोलिजियम सिस्टम किन मैटर्स में उपयोग में लाया जाएगा? तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। इसमें जो जजेस, जितने भी जजेस हैं जिनको कंसल्टेशन में लिया जाना है, जिनकी कंसल्टेशन ली जानी है, उन सबकी कंसल्टेशन को कोलिजियम सिस्टम में अहमियत दी गई। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं, देर इज प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। जितने भी जजेस कोलिजियम में होंगे उन सबकी सहमति लेनी होगी। कोलिजियम एक बॉडी होती है जो अपॉइंट करती है जजेस को। तो इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना है कोलिजियम को। और कोलिजियम कितने जजेस का होगा? कोलिजियम सिस्टम वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोलिजियम सिस्टम में चार सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी क्लियर किया कि अगर दो जजेस कोलिजियम सिस्टम में जो एडवाइस देते हैं वो खिलाफ या वो अलग हो जाती है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सीजीआई को है वो रिकमेंडेशन नहीं भेजनी है। गॉट इट? सीजीआई भी है ना इसमें। तो अगर इन चार में से दो जजेस अलग अपॉइंटमेंट के लिए नाम देते हैं और दो अलग देते हैं, मतलब दो दो में बट जाता है, अगर टाई हो जाता है, तो उस रिकमेंडेशन को सीजीआई आगे प्रेसिडेंट को नहीं देंगे। उन नामों को प्रेसिडेंट, सपोज कीजिए ना, अगर पांच जजेस अपॉइंट करने हैं तो पांच में से तीन जजेस पे तो तीन जजेस की अपॉइंटमेंट पे, तीन जजेस के नाम पे तो सब मान गए। लेकिन कोई दो ऐसे जजेस थे जिन्होंने, जिनमें से कोई, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा जज था जिनमें इन चार ने कहा कि इस एक जज को अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, इन दो ने कहा कि इस जज को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो अब दो ने जब उन्होंने मना कर दिया ना, तो अगर दो लोग, दो सीनियर मोस्ट जजेस अगर मना कर रहे हैं किसी के अपॉइंटमेंट से, तो वो अपॉइंटमेंट सीजीआई आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे प्रेसिडेंट को। नाउ द रिकमेंडेशंस जो हैं, द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम, दे शुड दे शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस। कंसेंसस मतलब इन चारों को मानना पड़ेगा या चार में से तीन को मानना पड़ेगा, तब जाके वो कंसेंसस बिल्ड होगा। टाई नहीं होना चाहिए, दो ये कह रहे हैं दो वो कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक कंसेंसस आना चाहिए, एक उनका जो है मेजोरिटी के साथ वो चीज पास होनी चाहिए। चार में से कम तीन मानने चाहिए। और जब तक अगर तीन मान रहे हैं और सीजीआई को भी मानना ही है ऑब्वियसली, सीजीआई अगर मान रहे हैं तो उस जो हमारी रिकमेंडेशन है तब आगे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दो लोग मान रहे हैं, दो सीनियर मोस्ट जजेस मान रहे हैं और सीजेआई भी मान रहे हैं, लेकिन अगर दो ने मना कर दिया तो वो रिकमेंडेशन आगे नहीं जा सकती। तो इस तरह से कोलिजियम जो है वो इवॉल्व होकर आता है हमारी प्रेजेंट फॉर्म में, जो थर्ड जजेस केस से आता है। और जो जो तीन अलग अलग केसेस थे इनके थ्रू निकल के आता है। और सीजीआई और चार सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, दे फॉर्म द कोलिजियम। और उनकी एक्सक्लूसिव पावर है कि वो नाम रिकमेंड करेंगे एलिजिबल पर्संस का, एलिजिबल जजेस का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको प्रेसिडेंट को नाम दिया जाएगा कोलिजियम के द्वारा। और प्रेसिडेंट को वो चीज माननी पड़ेगी, वो
जो हमारी क्या कहते हैं उसको, एडवाइस जो दी जाएगी कोलिजियम के द्वारा प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ द कोलिजियम सिस्टम वर्क्स। अब कोलिजियम सिस्टम के ना कुछ क्रिटिसिज्म है, इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ बातों पे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। के आप किस आप नाम तो ले रहे हैं, अपॉइंट तो कर रहे हैं जजेस के नाम, रिकमेंड तो कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन वो जजेस को किस बेस पे आप उन जजेस को ले रहे हैं, किस चीज किन के कौन से एरियाज हैं, कौन से बेसिस हैं, कौन सी आपने किन जजेस को चूज किया नाम देने के लिए, आगे नाम उनका अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया, तो वो किस बेसिस पे किया, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। और ये क्लोज डोर अफेयर है। क्लोज डोर अफेयर हो गया कि ये कोई चार दीवारी के अंदर कोलिजियम बैठता है और कोलिजियम ही आपस में डिसाइड करता है। ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्लियर कट नॉर्म्स नहीं है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जजेस का सिलेक्शन के लिए। तो ये कोई पब्लिक नॉलेज में आप नहीं बताते हैं ये कोलिजियम वाले कि हमने किस तरह से किसी जज को अपॉइंट किया। तो दैट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी लैक करता है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कोलिजियम सिस्टम की। देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोलिजियम सिस्टम इज नॉट अकाउंटेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को के लिए जिम्मेदारी अपनी नहीं दिखाता है। और अगर कोई इनकी चॉइस रॉन्ग हो जाए, कोई गलत कैंडिडेट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, तो उसको जो है उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे कोलिजियम की। सो कोलिजियम सिस्टम ऑल्सो लैक्स ट्रांसपेरेंसी अलोंग विद अकाउंटेबिलिटी। ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। देन चेक्स एंड बैलेंसेस की हमने बात की थी कि चेक्स एंड बैलेंसेस की जो धारणा है, जो डॉक्ट्रिन है, उसको भी कोलिजियम सिस्टम वायलेट करता है। कैसे कि कोलिजियम सिस्टम, अगर आप अपने जजेस खुद अपॉइंट कर रहे हैं, आप अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि देर इज इमेंस पावर, उनके पास काफी पावर आ जाती है जुडिशरी के पास, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस की डॉक्ट्रिन को वायलेट करती है। क्योंकि अगर आपके पास सारी पावर आ गई, तो आप किसी भी इंसान को, मतलब आपको किसी का भी डर नहीं रहेगा। आपको पता है कि आप ही ने अपॉइंटमेंट करनी है, और आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो आपके पास इमेंस पावर है, आप कोई भी जो यहाँ पे डिसीजन है वो ले सकते हैं। देन देर इज अ ह्यूज बर्डन ऑन जजेस, बर्डन ऑन जजेस। देन देर इज अनदर क्रिटिसिज्म के पेंडेंसी। आपको पता ही है हमारे कोर्ट्स में कितने केसेस की पेंडेंसी है, कितने केसेस पेंडिंग है, और जजेस के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपॉइंटमेंट की, कि आपको अब अपॉइंटमेंट भी खुद करनी है, वो भी एक बड़ा काम है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करना। इट इज अ ह्यूज टास्क, इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर अगर आप केसेस भी आपके पेंडिंग है और आप एक और जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं, तो फिर वो बर्डन जजेस का और बढ़ा देता है। देन देयर आर सम बेनिफिट्स ऑल्सो, कि इससे जो क्रिटिसिज्म के साथ में यहाँ साइड पे बेनिफिट्स भी बता देता हूँ कोलिजियम सिस्टम के क्या है। कि ये इंडिपेंडेंस को बनाए रखता है, कि हम कहते हैं जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए। तो कोलिजियम सिस्टम उसको जो है इंश्योर करता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी के दबाव में आके काम ना करे। और इससे एक और चीज होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ जाती है अपॉइंटमेंट्स में, कि अगर आपको हो सकता है कि अगर आप पार्लियामेंट को नाम दे दें, या प्रेसिडेंट अगर खुद से ये अपॉइंटमेंट करे, तो वो एफिशिएंट ना हो। क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हमारा है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है जुडिशरी के, वो लॉज के एक्सपर्ट नहीं है उन। और जो कोलिजियम है उनके पास एफिशिएंसी है, उनको पता है कि लॉज किस तरह से हैं। और हमारे यू सपोज कि किसी जज को अपॉइंट करना है, तो जज किस तरह से केसेस की अपने पहले टाइम में अपने जैसे हमने कहा कि 5 साल के लिए या तो वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, तो उन्होंने किस तरह की जजमेंट्स दी हैं, उनकी जजमेंट से किस तरह के आगे जो हैं रिपरकशंस हुए हैं, उनकी जजमेंट से किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। तो अगर आप किसी जज को अपॉइंट करते हैं
और आप उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि उस जज ने पीछे कैसा काम किया है, वो किस तरह का काम करते आ रहे हैं पिछले 5-10 सालों में, तो उसकी नॉलेज जो है वो नॉलेज ऑब्वियसली एक जज के पास ही होगी। दूसरा जज ही उसको एक जुडिशरी, एक लॉज के लेंस से देख सकता है, एग्जीक्यूटिव नहीं देख सकता है। तो इस वजह से जो एफिशिएंसी है अपॉइंटमेंट्स में वो आ जाती है कोलिजियम से। वो एक बेहतर चॉइस कर सकते हैं, एक बेहतर विकल्प को अपना सकते हैं। उनको पता है कि इस जज ने अपने करियर में किस तरह का काम किया है, वो एक्सपर्टीज उन्हीं के पास है। देन सीक्रेसी एज अ ब्लेसिंग। सीक्रेसी समटाइम्स एक्ट्स एज अ ब्लेसिंग। इसका मतलब क्या है कि जो सिक्रेटिव प्रोसीजर है ना कोलिजियम का, वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पर्सन्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं एज जज इन हायर जुडिशरी। तो इससे क्या होता है कि जो फ्री होते हैं ना, जो जजेस फ्री और इफेक्टिव फंक्शन कर सकते हैं, वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारी सीक्रेसी है इसको बरकरार रखा जाएगा, और इससे हमारी जुडिशरी की जो डिग्निटी है, जो इंटीग्रिटी है, वो बनी रहेगी। जजेस की इंटीग्रिटी हायर जुडिशरी में बनी रहेगी। देन कम्स के जो हमारा प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम है उसने इंडिपेंडेंस तो इंश्योर किया ही है जुडिशरी का, विच इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि कोलिजियम सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। उन्होंने खुद ही कहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ मेमोरेंडम दिया है प्रोसीजर का पार्लियामेंट को, कि अगर आप चाहें तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेट कर सकते हैं जजेस के लिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, क्रेडेंशियल्स किस तरह के होने चाहिए, ताकि आप कोलिजन को गाइड कर सके। ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है इस प्रोसीजर को। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट कैन, जो कोलिजियम सिस्टम है, इट कैन बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट अगर हम क्राइटेरिया बता देंगे कि किस तरह से हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, या किस तरह से उनके जो नाम हैं उनको प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर वो सामने दिखा देंगे सबके, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उन्होंने पार्लियामेंट से कहा है कि आप एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाइए, क्योंकि वो ऐसे डिपार्टमेंट्स फॉर्म करने का पावर स्टेट जुडिशरी के पास तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं है। इस तरह के डिपार्टमेंट्स अगर बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पार्लियामेंट को, दे हैव टोल्ड देम, दे हैव आस्क्ड देम कि आप इस तरह से कुछ कीजिए, आप इस तरह से कुछ प्रोविजंस लाइए। और अगर एक कंप्लेन सेल भी बनाइए, अगर कोई कंप्लेन है तो उसको भी सुना जाए। इस तरह से अगर कोई ग्रीवेंस है उसको भी सुना जाए। लेकिन इसको पार्लियामेंट ने मानने से अभी मना किया, मना भी नहीं किया, मैं कह सकता हूँ, मैं कहूंगा कि इसको जो पार्लियामेंट है उसने अनसुना किया हुआ है। क्योंकि पार्लियामेंट तो चाहता है कि पावर सारी की सारी, जो नॉट आई वुड से सारी की सारी, लेकिन उनको चाहिए कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जजिस को अपॉइंट करने के लिए। तो पार्लियामेंट ने इन सारी चीजों को जो है वो अभी नजरअंदाज किया हुआ है। नाउ कम्स, पार्लियामेंट ने एक बॉडी लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, एनजेएसी। इसको लाया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड से 99th अमेंडमेंट एक्ट। 99th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2015 में जो पार्लियामेंट है उसने एनजेएसी को लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लाया था। ताकि किसके लिए लाया था? टू रिप्लेस कोलिजियम सिस्टम, की कोलिजियम सिस्टम की जगह आप एनजेएसी से अपॉइंटमेंट्स कीजिए। पार्लियामेंट ने ये चीज लाई थी 2015 में कि आप कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया। उन्होंने इसको नल एंड वॉइड बता दिया, उन्होंने इसको बर्खास्त कर दिया कि ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एनजेएसी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको पहले हम कंपोजिशन देख लेते हैं। एनजेएसी की क्या कंपोजिशन जो थी वो लाई गई थी। जो पार्लियामेंट ने कहा था कि एनजेएसी जो है एक 6 मेंबर बॉडी होगी। क्या होगी? एक 6 मेंबर बॉडी होगी। 6 मेंबर्स में कौन कौन से आएंगे? दो, इट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इसके चेयरपर्सन होंगे।
इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चेयरपर्सन बनाया उस बॉडी का। देन दे सेड कि दो सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे इसमें ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं वो भी मेंबर होंगे इसके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो भी इसके मेंबर होंगे इस बॉडी के, एनजेएसी के। और दो एमिनेंट पर्सन्स, टू एमिनेंट पर्सन्स जो कि होंगे फ्रॉम एनी सिविल सोसाइटी, जिनको नॉमिनेट करेगी एक कमेटी। उस कमेटी, अब इन दो पर्सन्स को नॉमिनेट, ये जो दो पर्सन्स है ना, इनको भी नॉमिनेट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, और उस कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, नॉमिनेटेड बाय अ कमेटी। इनको भी नॉमिनेट करने के लिए, इनको भी लाने के लिए एक कमेटी होगी, और उस कमेटी में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। और एक जो एमिनेंट पर्सन्स जो होंगे, एक एमिनेंट पर्सन होगा टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज और वुमेन, उनमें से भी एक इनको लिया जाएगा। लेकिन ये 3 साल के टर्म के लिए आएंगे और इनका रीनॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज अबाउट दिस बॉडी। तो हम वापस से एनजेएसी पे आते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा, एनजेएसी किस तरह से अपॉइंट करेगा जजेस को? तो एनजेएसी एक्ट भी लाया गया उसके लिए, जिसने बताया कि वो किस तरह से अपॉइंटमेंट करेंगे, किस तरह से फंक्शन करेगा एनजेसी। तो उन्होंने बताया कि एनजेसी जो अपॉइंट करेगा जजेस, तो वो कैसे होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स जो हैं उनको रेकमेंड किया जाएगा एनजेएसी के द्वारा, किस बेस पे? सीनियरिटी के बेस पे। और इसकी जो रिकमेंडेशन होगी सीनियरिटी के बेस पे होगी, उनके मेरिट के बेस पे होगी, और जो क्राइटेरिया, और कोई क्राइटेरिया अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके द्वारा भी इसको किया जा सकता है। और प्रोसीजर क्या होगा कि जो दो मेंबर्स है ना एनजेएसी के, 6 में से, ये एक, ये दो, तीन, ये चार, और ये दो, छह, इन 6 में से अगर कोई दो मेंबर्स मना कर देते हैं ना, तो वो वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। टू मेंबर्स ऑफ एनजेएसी, उनको वीटो पावर का रिकमेंडेशन दिया गया अगर वो क्या कहते हैं कि अग्री नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए इन 6 में से अगर इन 6 ने किसी जज का नाम दिया, इन 6, इस आई वुड से एनजेएसी ने एक जज का नाम दिया, ठीक है, इन्होंने एक जज का नाम दिया, लेकिन इन 6 में से कोई दो मेंबर्स नहीं मानते हैं, तो वो वीटो पावर का यूज करके उस रिकमेंडेशन को कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी का नाम दे रहे हैं, दो सीनियर मोस्ट जजेस किसी का नाम दे रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किसी का नाम दे रहे हैं, तो ये जो दो एमिनेंट पर्सन हैं जिनका शायद जुडिशरी से कोई लेना देना भी नहीं है, या जुडिशरी का इतना ज्ञान नहीं रखते, तो वो इतने बड़े लोगों की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और टू सुप्रीम सीनियर मोस्ट जजेस की रिकमेंडेशन को खारिज कर सकते हैं वीटो पावर यूज करके। जिस जज का नाम दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको रेकमेंड कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट जजेस जिसको रेकमेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए, तो ये दो लोग तो उसको वीटो पावर करके उसका नाम कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से कहा गया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हर्ट करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को नुकसान पहुंचाता है। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके लिए खतरा है एनजेएसी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा, इसको नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और इसको खारिज कर दिया। और इसको एक रीजन ये भी खारिज करने का ये था कि रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन का फायदा, कि आप मेरा अगर आप हमारा नाम जो है वो देते हैं, उसको नाम हमारा अपॉइंटमेंट के लिए आगे दिया जाता है जज का, और जज अगर इस कमेटी के द्वारा चुन के आता है, तो वो जज हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव के लिए भी कुछ रेसिप्रोसिटी दे उनसे, उनके लिए कुछ इस तरह के फेवर्स करे कि थैंकफुल, कि भाई आपने मेरा नाम दिया, अब मैं भी जो है वो आपके लिए अगर कुछ रेसिप्रोकेट कर पाऊं, कुछ काम कर पाऊं, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली
इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो हर्ट हो जाएगी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया बाय एनजेएसी। नाउ देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ अडहॉक जजेस। अडहॉक जजेस क्या होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 127 में प्रोविजन दिया गया जो कि बताता है कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। एडहॉक टेम्परेरी जजेस होते हैं। ये जजेस तब दिए जाते हैं जब जजेस का कोरम कंप्लीट नहीं होता। कोरम मैंने आपको बताया था, इट इज द बॉडी विच कंसिस्ट मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मतलब कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे जब मैंने आपको कोरम ऑफ पार्लियामेंट समझाया था। तो अगर कोरम जो रिक्वायर्ड है टू होल्ड एनी सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर वो पूरा नहीं है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हमारे पास नहीं है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी सेशन को होल्ड करने के लिए, तो उस समय एडहॉक जजेस को लाया जा सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 127 में प्रोविजन है। तो उन जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है एडहॉक जजेस। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है तो कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना, तो कहाँ से लाएंगे? हाई कोर्ट से लाएंगे। हाई कोर्ट के अगर कोई जज हैं जो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफाइड हैं टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको एडहॉक जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, टेम्परेरी बेसिस पे लाया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ला सकते हैं। और इसके लिए एक कंसेंट चाहिए। किसका चाहिए? प्रायर कंसेंट चाहिए, मतलब मंजूरी चाहिए। किसकी मंजूरी चाहिए होगी? ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होगी अगर आपको कोई एडहॉक जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में लाना है। देन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जब आप इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, कोई एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट से ला रहे हैं, तो जो सॉरी हाई कोर्ट से ला रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी आपको हाई कोर्ट के उस चीफ जस्टिस का भी आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा बिफोर मेकिंग सच एन अपॉइंटमेंट। गॉट इट? नाउ अडहॉक जजेस के बाद हमारे आते हैं रिटायर्ड जजेस। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट, एट द सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया गया है, इसका प्रावधान दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट के, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के कंसेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो किसी रिटायर्ड जज को वापस से सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स में बैठने के लिए लाएं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो। वो कौन से जज होंगे? वो होंगे जो पहले से सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हु हैज हु हैज हेल्ड, या हु हैज, आई वुड बेटर से कि प्रीवियसली हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। एंड हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड। अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो क्वालिफाइड होने चाहिए ना, वो उनकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट उनकी की जा सकती है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बुलाते हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे और उधर एक्ट करें सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर्ड जजेस। तो इसके लिए ऑब्वियसली द पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड, उनका कंसेंट जो होना चाहिए, उनका भी तो कंसेंट होना चाहिए ना। जो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट को माने, उनका अपना भी कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट प्रेसिडेंट का तो चाहिए ही, मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। लेकिन कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड पर्सन, जिनको आप रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट कर रहे हैं फिर से, उनका भी कंसेंट चाहिए। और इनके जो अलाउंसेस हैं, जो इनकी सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, इनके अमोल्यूमेंट्स हैं जो, और इनकी जो जुरिस्डिक्शन है, तो इनको जिस तरह से प्रेसिडेंट चाहेंगे उस तरह से इनको अलाउंसेस देंगे। इनके अलाउंसेस डिपेंड करेंगे प्रेसिडेंट पे, और इनकी जो भी जुरिस्डिक्शन है, जो भी पावर्स हैं, जो भी प्रिविलेजेस हैं, उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे।
गॉट इट। बट हाउ एवर इनको जो है अदरवाइज इनको सुप्रीम कोर्ट का जज आप नहीं मान सकते। ये सिर्फ रिटायर्ड जज हैं जो सिटिंग में बैठने के लिए आए हैं, जो किसी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में पार्ट बनने के लिए आए हैं। या देन कम्स ओथ। कौन दिलाता है? जो हर कोई एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑफिस में आने से पहले वो एक ओथ लेते हैं, और इस ओथ को दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करवाते हैं इस ओथ को, जो हमारे या फिर ऐसा कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन हिज बिहाफ और हर बिहाफ, जो इनको ओथ दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट और एनी अदर person appointed by president, appointed by president on that behalf, उनके behalf पे जो इनको ओथ दिलवाते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। अ पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बार्ड। उनको बार्ड कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उन पे एक ये इस तरह का एक रोक लगा दी जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई और नहीं लगाता, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है ये रोक। जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, फ्रॉम प्लीडिंग। प्लीडिंग मतलब किसी भी आप कोर्ट में जाके केसेस को नहीं लड़ सकते बाय फ्रॉम प्लीडिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी जो इंडिया की टेरिटरी में है। ये भी आप याद रखिए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर आप करिए, लेकिन इंडिया के अंदर आप जस्टिस, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए या चीफ जस्टिस बन गए, तो आप रिटायरमेंट के बाद इंडिया के अंदर टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। लेकिन हाउ एवर जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करने से मनाही नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो वो होल्ड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की एग्जांपल क्या आ गई? अगर उनको कहीं का गवर्नर बनाया जाए किसी स्टेट का, तो वो बनाया जा सकता है। गॉट इट। देन कम्स सैलरी एंड अलाउंसेस। इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होते हैं? आर्टिकल नंबर 125 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सैलरीज और अलाउंसेस और पेंशन्स के बारे में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बात करता है। और इसको बाय लॉ, बाय पार्लियामेंट चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट हैज द पावर कि वो कोई लॉ बनाए और इन सब पेंशन या अलाउंसेस या सैलरीज को चेंज करें। नाउ कम्स कि जो सैलरी और अलाउंसेस जो है ना जजेस की, उनको डिसएडवांटेजली वैरी नहीं किया जा सकता। कि अगर एक बार अपॉइंट हो गए आप, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जज अपॉइंट हो गए, तो पार्लियामेंट उनकी सैलरीज को कैन नॉट वैरी देयर सैलरीज और अलाउंसेस टू देयर डिसएडवांटेज। उनकी अगर कोई डिसएडवांटेज के केस, डिसएडवांटेज हो जाए उनको, इस तरह से उनकी सैलरीज को आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी सैलरीज को कम नहीं कर सकते, अलाउंसेस को कम नहीं कर सकते आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। वो प्रतिबंधित है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। अब जैसे एक बार 2018 में जो है, जो सैलरी है चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है, उसको 1 लाख से बढ़ा के इट वॉज मेड 2.80 लाख पर मंथ। ये हमारे पार्लियामेंट ने किया था। और ये चीफ जस्टिस की बात हुई। और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बाकी जजेस हैं, उनकी जो सैलरी थी वो 90,000 से बढ़ा के इट वॉज मेड 2.50 लाख पर मंथ। उसको बढ़ा दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 2018। गॉट इट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या होता है। आर्टिकल नंबर 124 अगेन प्रिस्क्राइब्स अबाउट द टेन्योर ऑफ आर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इनका देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर। ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिए कि पहली बार हम जब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पोजीशन के लिए देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर।
इनका कोई टेन्योर नहीं होता, और जजेस तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक कि वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। 65 ईयर्स जब वो अपनी एज अटेन कर लेते हैं, जब तक वो 65 साल के हैं, तब तक वो जज बने रह सकते हैं, चीफ जस्टिस बने रह सकते हैं। इनका कोई टेन्योर नहीं है। अगर आप 58 की एज में चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो आप 7 साल के लिए चीफ जस्टिस की तरह सर्व करेंगे। अगर आप 64 में बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो आप 1 ही साल चीफ जस्टिस की तरह सर्व करेंगे, या फिर किसी जज की तरह सर्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट के। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। 65 ईयर्स इज द एज ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद अगर इनको रिजाइन करना है तो ये किसको रिजाइन करेंगे? तो दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, और इसके बाद ये ऑफिस से रिमूव किए जाते हैं ऑब्वियसली बाय प्रेसिडेंट। ऑन इनका जो रिमूवल है, इनको रिमूव किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूवल किन ग्राउंड्स पे होता है, किन हालातों में इनका रिमूवल हो सकता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसको हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और नोट करने वाली है कि मैंने आपको शायद ऊपर बताया भी होगा कि देर इज नो मिनिमम एज। आप कॉन्स्टिट्यूशन कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं करता, कोई एज क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब नहीं करता कि एक मिनिमम एज क्या होनी चाहिए अगर आपको किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। देर इज नो मिनिमम एज। देन कम्स रिमूवल। रिमूवल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 110(24)(4). तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं तो ही आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पहले तो हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी कितनी चाहिए आपको। पार्लियामेंट में रिमूव करना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो हर जो हाउस होता है, जो दोनों हाउस होते हैं, बोथ द हाउसेस, वो एक एड्रेस पास करते हैं सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका आप मतलब समझ गए होंगे जो मैंने सेंटेंस बोला है यहाँ पे। दैट मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट हमारे सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। और जो है जो एड्रेस है पार्लियामेंट का, उसको प्रेसिडेंट के सामने आपको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर उसको उसी सेशन में पास करना पड़ेगा। दैट इज जो एड्रेस है, या जो आप रिमूवल का एड्रेस लाते हैं, दैट हैज टू बी प्रेजेंटेड एंड पास्ड इन द सेम सेशन। उसको आप अगले सेशन के लिए नहीं रख सकते। अगर आपने पास करना है तो आपको सेम सेशन में ही पास करना पड़ेगा। और ग्राउंड्स जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड्स जो किन बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, 2 ग्राउंड्स बताता है। 2 ग्राउंड्स बताता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के। 2 ग्राउंड्स क्या हैं? अगर तो उनका कोई मिसबिहेवियर है, मिसबिहेवियर अगर कोई है तो उनको किया जा सकता है रिमूव। और अगर उनकी इनकेपेसिटी है, मतलब अगर वो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 2 हमारे ग्राउंड्स हैं जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। नाउ देयर इज रेगुलेशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस की कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। तो पार्लियामेंट ने क्या पास किया था? पार्लियामेंट ने पास किया था जजेस इंक्वायरी एक्ट इन द ईयर 1968 इस रिगार्ड में, जिसमें डिटेल्ड रिमूवल का प्रोसेस है। डिटेल्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह रिमूव किया जाता है उसका प्रोसेस है। अब रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है कि पहले तो अगर आपको ये मोशन पास करना है, ये इसके अंडर में बता रहा हूँ, इस एक्ट में क्या बताया गया है। पहले तो सपोर्ट ऑफ मेंबर्स। अगर आपको उनको रिमूव करना है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो उसके लिए आप अगर मोशन पास कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, मोशन लाना चाहते हैं, उस मोशन को एड्रेस करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को देना चाहते हैं वो मोशन, तो उसको एटलीस्ट 100 मेंबर्स जो हैं, 100 मेंबर्स सपोर्ट करते होने चाहिए उस मोशन को लोकसभा में। और
एटलीस्ट 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करते होने चाहिए उस मोशन को राज्यसभा में। गॉट इट? तो ये आ गया सपोर्ट ऑफ मेंबर्स। देन कम्स एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ मोशन। इस मोशन को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इस इस जो मोशन आपने दिया ना, जो मोशन आपने लाया कि हमने रिमूव करना है जज को, तो उसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ मोशन कैसे होता है कि जो ये मोशन है उसको डिलीवर किया जाता है स्पीकर को या चेयरमैन को, लोकसभा में राज्यसभा में, जैसा भी केस है जहां भी वो मोशन आया है, और उनको चेयरमैन को स्पीकर को ये मोशन एक्सेप्ट करना होता है अगर इसको आगे लेके जाना है, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। तो चेयरमैन या स्पीकर को ये मोशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है, एक इन्वेस्टिगेशन जो है कमेटी बिठाई जाती है। अगर ये मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर पार्लियामेंट में, तो इस मोशन को पेंडिंग रख दिया जाता है और उस पे एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए जो आरोप लगे हैं जज को रिमूव करने के लिए, क्या वो आरोप सही हैं या नहीं। तो इसकी जो है ये कमेटी 3 मेंबर्स की होती है। इसमें देयर आर 3 मेंबर्स इन द कमेटी जो कि स्पीकर या चेयरमैन फॉर्म करते हैं। तो मेंबर ऑफ कमेटी में कौन आएगा? अगर आपने जज को रिमूव करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे सुप्रीम कोर्ट के उस कमेटी में। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आएंगे उस कमेटी में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे, हाई कोर्ट के सुप्रीम के चीफ जस्टिस आएंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आएंगे। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को लाया जाएगा उस कमेटी में, और ये कमेटी जो है ये जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं ये स्पीकर या चेयरमैन के कहने से आएंगे, जो वो जिनको नॉमिनेट करेंगे वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आएंगे इस कमेटी में, और ये कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। और फिर मोशन को कंसीडर किया जाता है। देयर इज कंसिडरेशन ऑफ मोशन, इस मोशन के बारे में बात की जाती है कि क्या उनको हटाना चाहिए या नहीं। अगर जो कमेटी है वो गिल्टी पाती है, जज को अपराधी पाती है कि वो जज ने मिसबिहेवियर किया है या वो इनकैपेसिटी से सफर कर रहे हैं, अपने काम को नहीं निभा पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, तो जो मोशन है वो कमेटी की रिपोर्ट के साथ जो है वो हाउस की कंसिडरेशन को दिया जाता है, और उसके लिए फिर हाउस में वोटिंग होती है। देयर इज रिक्वायर्ड वोटिंग। गॉट इट? के सॉरी, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, इसके बाद मेजॉरिटी से उसे पास करना होता है उस मोशन को। अगर वो मोशन पास हो जाता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, मैंने आपको ऊपर भी बताया स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इनको रिमूव करने के लिए, आम मेजॉरिटी नहीं लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है तो फिर हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देते हैं कि हमारे जो जज हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है उनको रिमूव कर दिया जाए। जब ये मोशन दोनों हाउसेज में पास हो जाता है पार्लियामेंट के, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं टू रिमूव दैट पर्टिकुलर जज। इसके बाद आता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 में, आर्टिकल 130 में बताया गया है कि जो दिल्ली है हमारी राजधानी है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट है। गॉट इट? लेकिन हाउ एवर, इसके बावजूद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल अगर ले लेते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल उन्हें मिल जाता है तो वो किसी और जगह को भी चूज कर सकते हैं। कैन चूज, Chief Justice of India with the prior consent, with the prior approval of President, can choose any other place, any other or some other place as the seat of Supreme Court. गॉट इट? वो ये भी कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक मुद्दा आ जाता है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील क्या होता है कि हमें पता है हमारा जो लीगल सिस्टम, इंडिया का लीगल सिस्टम है, उसमें काफी सारे डिलेज होते हैं। किसी को जो एक केस होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको केस को पूरा करने के लिए काफी सारे डिलेज आते हैं, काफी टाइम लगता है हमारी इंडियन जुडिशरी में, काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। दैट इज वाई जो हमारे काफी सारी कमेटीज हैं
बैकलॉग है काफी केसेस की। तो कमेटीज ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट काफी ओवर क्राउडेड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स जो हैं वो काफी हाई नंबर ऑफ केसेस की वजह से काफी ओवर क्राउडेड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे आर ओवर क्राउडेड विद केसेस, ओवर क्राउडेड विद केसेस। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी पेंडेंसी है, पेंडिंग केसेस बहुत से हैं हमारे कोर्ट्स के पास। तो काफी सारी कमेटीज हैं जिन्होंने इस इशू को अ, सुलझाने के लिए क्या सजेस्ट किया है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वुड सर्व, ये क्या सर्व करेगा, एज फाइनल कोर्ट, एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील क्या सर्व करेगा, एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, जो कि हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल से आते हैं। मतलब अगर हम क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में फैसला आता है, अगर वो हमारे मुताबिक नहीं आया तो फिर हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाइए जो कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होगा। मतलब इसकी इसमें अगर फैसला आ गया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कुछ केसेस के लिए आया है। अगर जो हमारा इससे इसके पॉजिटिव्स भी तो हैं लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं कि इससे जस्टिस तो इम्प्रूव हो जाएगा, जस्टिस इंप्रूव होगा ना, कि जल्दी स्पीडी रिकवरी होगी, स्पीडी जो फैसले आएंगे। इससे क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं उनका लोड कम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का लोड डिक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे तो। इस इसके बाद पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा, पब्लिक जो है वो हमारे जुडिशरी पे ज्यादा भरोसा करेगी क्योंकि जल्दी से केसेस जो हैं वो सुलझाए जाएंगे। और देर आर सम अदर पॉजिटिव्स। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। वैसे तो आप छोटे मोटे चैलेंजेस जैसे ले लीजिए, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। देन इसकी वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स आ जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी क्योंकि उनके पास वो केस आ ही नहीं पाएगा ना। तो इसकी वजह से इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की आप पावर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है, वो चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीए, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, कि आप चेन्नई में बनाएं, एक मुंबई में बनाएं। इन्होंने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बेंचेस जो बोले हैं वो बोले हैं चेन्नई में, मुंबई में, और एक बोला है कोलकाता में। लेकिन इसकी वजह से होगा क्या, गवर्नमेंट इसको ऑब्जेक्शन करती है, इसको गवर्नमेंट बोलती है कि दिस इज नॉट राइट। कि इससे क्या होगा कि जो हमारा एनसीए है ना, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, दिस वुड सर्व एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ केसेस के लिए तक। जो कोर्ट होगा, जो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा फॉर अपील्स, तो उसमें वही सिर्फ मैटर्स आएंगे जो सिविल, क्रिमिनल या लेबर इश्यूज के हैं। गॉट इट। लेबर या रेवेन्यू इश्यूज के हैं, लेबर और रेवेन्यू इश्यूज, ये इश्यूज जो हैं वो लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स को लेगा। ये तो एनसीए के पास आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी अपील जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपील्स जाएंगी वो सिर्फ वही जाएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो रिलेटेड होंगी, जो पब्लिक लॉ से रिलेटेड होंगी। सिर्फ वही सारे केसेस, वही सारी अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगी। बाकी सारी जो अपील्स हैं वो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगी। इसकी वजह से नेगेटिव क्या होगा कि एक थर्ड लेयर, एक और लेयर, एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी जुडिशरी में। देयर वुड बी एक्स्ट्रा लेयर इन जुडिशरी। इसकी वजह से क्या होगा कि ये उल्टा ही पड़ जाएगा कि हम केसेस घटाने की बात कर रहे थे लेकिन केसेस बढ़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी जुडिशरी में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाएगा और लोड और बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह से इसको अभी तक हमने पास नहीं किया है। इस जो रिकमेंडेशन है इसके ऊपर
हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है, और दिस इज जस्ट स्टिल इन द बास्केट ऑफ द पार्लियामेंट। उसको इस पे कोई भी जो है डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट की अपील पावर जो है वो कम हो जाएगी। ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लिमिट कर देते हैं। और क्या होता है ना कि अगर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, लोगों को जो हमारे कुछ क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इट इज ओनली गुड फॉर लॉयर्स, ये लॉयर्स के लिए ही अच्छा हो जाएगा कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपनी प्रैक्टिस करने की, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी केसेस को लंबा खींचने की। एक थर्ड एक्स्ट्रा लेयर अगर जुडिशरी की आ जाती है तो। Now, there comes the next topic, which is independence of the Supreme Court. Independence क्या है Supreme Court की? Why is it important to have an independent judiciary? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना जो, वो एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी। किसी भी हेल्थी डेमोक्रेसी की एक एसेंशियल जो कंडीशन है वो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पार्शियल जुडिशरी, जो कि रूल ऑफ लॉ को और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को इंश्योर कर पाए कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और रूल ऑफ लॉ की तरह से हमारा जो जुडिशरी है, जो हमारा देश है, वो चल रहा है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस से और एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस से फ्री हो, इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज वाई देयर आर सर्टन सेफ गार्ड्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफ गार्ड्स रखे हैं, कुछ चीजों को बनाए रखा है जिसकी वजह से ये सेव रहे, जिसकी वजह से हमारी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो बनी रहे, है ना। तो ये सेफ गार्ड्स क्या हैं? ये सेफ गार्ड पहला है इंडिपेंडेंस इन अपॉइंटमेंट के, जो हमारे इंडिपेंडेंस इन अपॉइंटमेंट्स, जो हमारे अपॉइंट किए जाएंगे जजेस जुडिशरी में, वो इंडिपेंडेंटली होने चाहिए। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसमें, उस प्रोसेस में कोई भी दखल अंदाजी ना करे, कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई रोल प्ले ना करे इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और चीज दी है इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगर आप एक बार जज बन गए तो आपका टेन्योर जो है वो किसी खतरे में नहीं रहेगा, टेन्योर जो है सिक्योर्ड रहेगा। आप सिर्फ तभी ऑफिस को छोड़ेंगे जब आप रिटायर होंगे, उसके पहले देर इज नो थिंग, देर इज नो इश्यूज related to your tenure, no there is security of tenure given to you, क्योंकि उनको किसी भी ग्राउंड पे रिमूव नहीं किया जा सकता अदर देन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो रिमूवल के ग्राउंड्स हैं, जो रिमूवल का प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी है, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो काफी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट एन इजी टास्क कि आप किसी जज को रिमूव कर दें। और ये इसी बात से जाना जा सकता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, और उससे भी ज़्यादा साल हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट को बने हुए। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा कितने पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले फेडरल कोर्ट कहते थे इसको ब्रिटिश टाइम पे, तो बाद में इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। तो आज तक देश आज़ाद होने से लेके आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है, नो जज हैज बीन रिमूव। तो यहीं से आप बता सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटी है उनके टेन्योर की। और उसके बाद इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जाती है, फाइनेंशियल आई वुड से सिक्योरिटी दी जाती है हमारे जजेस को। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे? कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं और जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारी जुडिशरी के फाइनेंसिस पे, क्योंकि इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं ये घटाए नहीं जा सकते इन डिसएडवांटेज ऑफ द जज। इनको बढ़ाया जा सकता है, इनको जज को डिसएडवांटेज करने के लिए इनको घटाया नहीं जा सकता है। एंड दैट टू ओनली दैट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट्री लॉ। जब कोई लॉ लाया जाता है उसी से इनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बताई जाती है, पता चलती है, और इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन कम्स इम्यूनिटी फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। हमारी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए जो अगला
सेफ गार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाया है, एक अगली सिक्योरिटी जो इनको मिलती है तो वो है इम्यूनिटी फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। के जजेस, अगर जज कोई जजमेंट देता है तो उन्हें कोई डर नहीं रहेगा, उनको अनफेयर क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जजेस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इंडिविजुअली उनके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उनको आई वुड से ऑटोनॉमी है, वो अकाउंटेबल नहीं है अपनी जजेस के लिए, जजमेंट के लिए। और वो अगर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ी बार सुना हुआ है ना, आप मूवीज में देखा होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में, कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में, तो इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो उस केस में भी आपको जो है कोर्ट हमारा पिनलाइज कर सकता है, सजा दे सकता है, इसलिए इनको पर्सनल क्रिटिसिज्म से भी इम्यूनिटी है। देन कम्स की कंडक्ट ऑफ जजेस, जो है ना कि जजेस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं कोर्ट में, किस तरह से जजमेंट दे रहे हैं, उनको आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस, ठीक है। जब उनका रिमूवल है उस केस में वो एक्सेप्शन है, उसके अलावा आप पार्लियामेंट में जजेस की बात नहीं कर सकते, जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज नॉट अंडर द परव्यू, अंडर, इट कैन नॉट बी अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंडक्ट ऑफ जजेस, है ना। देन कम्स डिबार्ड, दे आर डिबार्ड, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इनको बार किया जाता है। दे आर बार डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। जब हमारे जजेस रिटायर हो जाते हैं, जब हमारे जजेस रिटायर हो जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता है। जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस और प्लीड बिफोर एनी कोर्ट, है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये क्या करता है, ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि जजेस जो हैं वो इम्पार्शियल हों, कि उनको फ्यूचर में कोई ऐसी फायदे ना मिले, उनको रिटायरमेंट के बाद ऐसे कुछ फायदे ना मिले जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसी जजमेंट्स दे दें कि उनको बाद में फायदा मिले। इसलिए वो जो जजेस हैं उनको प्रैक्टिस करने से अपनी रिटायरमेंट के बाद रोका गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बार कर दिया गया है। नाउ सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इनका जो हमने बताया जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेटिव, सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इनके परफॉर्म करने के तरीके अलग हैं, इनका परफॉर्म करने के फंक्शंस अलग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने देखा था, दिस फॉर्म्स द बेड रॉक, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका एक फाउंडेशन बनाता है सेपरेशन ऑफ पावर, और ये इंश्योर करता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है वो जुडिशियल पावर्स में इंटरफेयर ना करे, जुडिशरी की पावर को नुकसान ना पहुंचाए। और इनके पास एक और पावर है, इनको एक और कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर, एक सेफ गार्ड देता है कि ये अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो अपनी फंक्शनिंग है, उनको खुद रेगुलेट कर सकते हैं। कोई बाहर से आके नहीं कहेगा कि आप ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करता है, अपना फंक्शंस खुद रेगुलेट करता है, अपने रूल्स खुद के लिए खुद ही बनाता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं वो इन प्रोसेसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ सेफ गार्ड्स मैंने आपको बताए जो कि हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करते हैं, जब ताकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। तो क्या है ये प्रोसीजर ऑफ कोर्ट? आर्टिकल नंबर 145 जो है वो बताता है रूल ऑफ कोर्ट, रूल ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 145 प्रोवाइड्स फॉर द रूल ऑफ कोर्ट। इसमें क्या बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम बाय द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वो रेगुलेटिंग जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है कोर्ट का, उसको टाइम टू टाइम क्या है कि रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास अपनी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने की फ्रीडम है। तो ये टाइम टू टाइम इन रूल ऑफ कोर्ट के अंडर, इन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही इसको जो है रेगुलेट कर सकते हैं। और इसमें क्या आता है, इन रूल्स में क्या आता है कि रूल्स एज टू द पर्सन्स प्रैक्टिसिंग बिफोर कोर्ट,
जो लोग कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके क्या रूल्स होंगे। देन रूल्स एज टू द प्रोसीजर, हेयरिंग के प्रोसीजर्स क्या होंगे जब कोर्ट में चल रही होती है ना, हियरिंग चल रही होती है, अपील्स चल रही होती हैं, तो उनके प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उनके रूल्स क्या रहेंगे, वो भी जो हमारा प्रोसीजर कोर्ट बनाता है। देन कम्स ग्रांटिंग ऑफ बेल, किसी को बेल कब ग्रांट करनी है, किसी को प्रोसीडिंग्स, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कब तक चलेंगी, इन सब चीजों के ऊपर जो है रूल ऑफ कोर्ट के अंदर आता है, आर्टिकल 145 में आता है रूल ऑफ कोर्ट, जो कि इन सब चीजों के ऊपर टाइम टू टाइम रेगुलेट कर सकता है, लॉज बना सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के। देन किसी केस में कितने जजेस चाहिए, किसी केस में कितने जजेस चाहिए, सो फिक्सिंग ऑफ जजेस, और आई वुड से फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ जजेस, फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ जजेस फॉर केसेस, कि इस केस के लिए आपको 3 जज का बेंच लगेगा, इस केस के लिए आपको 5 जजेस का बेंच लगेगा। तो जब 5 या 5 से ज्यादा जजेस आ जाते हैं ना किसी केस की हियरिंग के लिए, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कि वो जो बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिलता है, कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के समान जो है उसकी अथॉरिटी आ जाती है, कि जब 5 या 5 से ज्यादा जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट में भी आप कह सकते हैं, उसको जो है हेड करते हैं उस प्रोसीडिंग्स को, तो ये भी कोर्ट फिक्स करता है। तो फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ जजेस की मैं अंदर आपको ये बता रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी केस के लिए कितने नंबर ऑफ जजेस को फिक्स किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है, दैट इज ऑल्सो अंडर, कम्स अंडर प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। देन कम्स जजमेंट ऑफ मेजॉरिटी रूलिंग, जजमेंट ऑफ और जजमेंट बाय मेजॉरिटी रूलिंग। तो जितने भी जजमेंट्स हैं ना कोर्ट में, वो ओपन कोर्ट में दी जाती हैं। ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि उसको छुपाया नहीं जाता, वो पब्लिक के सामने होती हैं सारा कुछ। आजकल तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो लाइव स्ट्रीम भी होना शुरू हो गई हैं यूट्यूब पे, तो वो लाइव भी चलती हैं कई बार। तो वो ओपन कोर्ट होता है जहाँ पे सबके सामने प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, और जितने भी जजमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर करता है, वो मेजॉरिटी ऑफ जजेस के साथ होती हैं, डिलीवर की जाती है। मतलब अगर 3 जजेस का केस है, 3 जजेस उस केस को सुन रहे हैं, तो अगर दो जो हैं वो किसी जो 2 जजेस ने जो जजमेंट दी है वो किसी एक जज से डिफरेंट है, तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस यानी कि जो दो ने दी होगी उस जजमेंट को माना जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तीसरे जज को ऐसे खारिज कर दिया जाएगा। अगर जो जज आपके जिसकी जो माइनॉरिटी में है, जो आपकी आई वुड से जजमेंट जिनकी नहीं ली जा रही है क्योंकि वोट ऑफ मेजॉरिटी दूसरे जजेस के साथ है, तो उसमें वो अपनी डिसेंटिंग जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं कि मैं इस जजमेंट को नहीं मानता हूं, मेरी जजमेंट अलग है, ये है, वो जजमेंट दे सकते हैं। देयर इज नो बार ऑन इट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसे मैंने आपको बताया, 5 या 5 से ज्यादा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, 5 और मोर जजेस, जब 5 से ज्यादा जज बैठ जाते हैं किसी बेंच में, 5 और मोर जजेस जब किसी बेंच पे बैठ जाते हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। ये आर्टिकल 145 आपके लिए नोट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चंस जो है लॉ के, की जो कानून को लेके जो बड़ी चीजें होती है ना, बड़े बड़े जो मैटर्स होते हैं, जो एक सब्सटैंशियल नेचर के होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहना चाहता है, तो वो मिनिमम 5 जजेस डिसाइड करते हैं, इसलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे कौन कौन से जजेस बैठेंगे, कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर होंगे। और ये डिसीजन जो है, ये अगेन आई वुड से यूनानिमस डिसीजन होता है, मेजोरिटी से लिया जाता है, मेजोरिटी डिसीजन होता है ना। देन कम्स एक एग्जांपल इसकी ये होगी कि अगर आप एक पुट्टा स्वामी केस, काफी फेमस केस है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, एक पुट्टा स्वामी केस है, इसकी ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस है, इसमें ना 9 जजेस बेंच बैठी थी, 9 जजेस बेंच बैठी थी।
जिसने राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट आई थी। राइट टू प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि नहीं, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाएगा। यूनानिमस डिसीजन आया था यहाँ पे। और मेजॉरिटी डिसीजन होता है, जैसे यूनानिमस डिसीजन सारे मान रहे हैं, मेजॉरिटी डिसीजन की एग्जांपल एक और है, जैसे केशवानंद भारती केस। मैंने आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ इस केस के बारे में। केशवानंद भारती केस जो कि था हमारा, इसमें मेजॉरिटी आई थी। ये मेजॉरिटी से केस को जजमेंट मिली थी, जिसमें मेजॉरिटी आई थी 7-6 की। मतलब 13 जजेस का बेंच था, 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था ये, जिसमें 7 जजेस ने एक जजमेंट दी थी और 6 जजेस ने अलग जजमेंट दी थी, अगेंस्ट में जजमेंट दी थी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिक स्ट्रक्चर अनचेंजेबल, अनचैलेंजेबल है, उसके बारे में मेजोरिटी आई थी। तो 7 लोगों ने कहा था यस, 7 जजेस ने कहा था यस, बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। 6 जजेस ने कहा था कि इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये मेजोरिटी के साथ डिसीजन आया था। मेजोरिटी का मतलब है जहाँ पे जो मेजोरिटी होगी, जहाँ पे ज्यादा जजेस जो चीज मान रहे होंगे, उस जजमेंट को फुलफिल किया जाएगा, उस जजमेंट को लेके चला जाएगा, दैट इज मेजोरिटी डिसीजन। तो इस तरह से कोर्ट जो है, जो अपने डिसीजंस लेता है, दैट इज ऑल अबाउट प्रोसीजर ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर कौन किस तरह का फॉलो करता है प्रोसीजर कोर्ट। एक इसमें कंसेप्ट आता है रिक्यूजल ऑफ जजेस। रिक्यूजल ऑफ जजेस क्या होता है कि जजेस कैन recuse or remove themselves, remove themselves, अपने आप को ही हटा लेते हैं, है ना। वो अपने आप को हटा लेते हैं किसी केस से, फ्रॉम अ केस पेंडिंग बिफोर देम। उनके सामने अगर कोई केस है तो जजेस खुद को उस केस से हटा लेंगे। क्यों? क्यों ये किया जाता है? क्योंकि अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है उस केस में, तो सपोज इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कहीं के किसी सपोज कीजिए आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपने एक केस सुनना है, और जो आपने केस सुनना है ना, उसमें एक पार्टी आपका लगा लीजिए आपका आई वुड से बेटा है या बेटी है, या आपकी उस पार्टी में आपका कोई स्पाउस है। तो दो पार्टीज होती है ना केस में। तो एक पार्टी में अगर आपका एक पार्टी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके बेटे को रिप्रेजेंट कर रही है, बेटी को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके फादर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस केस में आप एक अनबायस्ड डिसीजन नहीं दे पाएंगे। आपके दिमाग में भेदभाव आने के चांसेस हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस हैं। तो उस समय क्या होता है, जजेस अपने आप को खुद को उस केस से रिमूव कर लेते हैं, रिक्यूज कर लेते हैं। गॉट इट? तो इसको कहते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस। इसके बाद आता है जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे हायरार्की में ऊपर का कोर्ट है जुडिशियल सिस्टम में हमारे इंडिया के, जो है सुप्रीम कोर्ट। इट इज द अपहोल्डर ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जो लॉ को सुप्रीम मानते हैं, उस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। तो इसके पास कुछ पावर्स हैं अपने इन ड्यूटीज को फुलफिल करने की। कुछ ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि फॉलोइंग कैटेगरीज में हमने डिवाइड करी है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट है इंडिया का, जहाँ पे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं बिटवीन इट्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताया, जैसे क्या क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 131 है, वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल एंड एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन देता है। ओरिजिनल एंड एग्जी सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ एक्सक्लूसिव आएगा। एक्सक्लूसिव jurisdiction की पावर देता है। गॉट इट? किस डिस्प्यूट में? अच्छा मैं आपको पहले बताता हूँ ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव क्या होती है। ओरिजिनल वो जुरिस्डिक्शन होती है जहां पे आप सीधा डायरेक्टली, व्हेन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट
or you can go to high court or you can go to any other subordinate court. Exclusive jurisdiction वो होती है, you can only go to high court या you can only go to that particular court, वो उस केस को किसी और कोर्ट में सुना ही नहीं जाएगा, वो एक्सक्लूसिव jurisdiction होती है। और ओरिजिनल jurisdiction होती है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो पहले हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ओरिजिनल jurisdiction वो होती है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction। नाउ कम्स कि किस किस केस में हमारे किन किन केसेस में, किन किन डिस्प्यूट्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction है। जब कोई केस between government of India and one or more states जब आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट किसी स्टेट से, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ है, तो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह की jurisdiction होती है। देन अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड एनी स्टेट, किसी स्टेट के बीच है और states on one side or one or more states on other side, मतलब या तो किसी स्टेट के बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच डिस्प्यूट है, या जो दूसरी साइड पे हैं वो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स हैं ऑन द अदर साइड, इस केस में भी सॉरी या between the government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other side, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड पे है और स्टेट दूसरी एक साइड पे है, या फिर एक स्टेट एक साइड पे है और एक से ज्यादा स्टेट्स दूसरी साइड पे हैं, उस डिस्प्यूट में भी जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव jurisdiction है। और उसके बाद जो तीसरा आता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, इसमें अगर आपकी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपकी सिर्फ दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो भी हमारा ओरिजिनल jurisdiction यहाँ पे आता है। गॉट इट? ओरिजिनल jurisdiction इस केस में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल jurisdiction क्या है, कि केसेस कैन बी रेज्ड डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स। एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction क्या है, कि इट कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय एनी अदर कोर्ट्स इन इंडिया, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, वो एक्सक्लूसिव jurisdiction है। और ओरिजिनल jurisdiction जो है वो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास आए, या फिर आप किसी लोअर कोर्ट में भी जा सकते हैं, या तो ना जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब इसके बाद क्या आता है कि देर इज अ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 131। अंडर आर्टिकल 131 देर इज अ लिमिटेशन, इस आर्टिकल के अंदर एक लिमिटेशन भी आती है। लिमिटेशन क्या है, कि जो आर्टिकल 131 है ना, वो ऐड करता है उन ओरिजिनल jurisdiction को जो कि सॉरी, आर्टिकल 131 ओरिजिनल jurisdiction को ऐड तो करता है, लेकिन वो ओरिजिनल jurisdiction जो है दैट शेल नॉट एक्सटेंड टू एनी डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी और एंगेजमेंट और एग्रीमेंट or any similar instrument signed before the commencement of the constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साइन होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई ट्रीटी बनी है, कोई एग्रीमेंट बना है, तो उस jurisdiction पे, उस डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं होगा। अंडर आर्टिकल 131 उसके ऊपर कोई jurisdiction नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की। तो दिस इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ट्रीटी एग्रीमेंट या कोई ऐसा कोई एंगेजमेंट, कोई इस तरह का केस है जो कमेंसमेंट के पहले आया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें हमारे जो ओरिजिनल jurisdiction है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। देयर आर अदर केसेस जहाँ पे jurisdiction नहीं एक्सटेंड होती है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो है जैसे दो स्टेट्स के बीच अगर कोई पानी का डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, या फिर फाइनेंस कमीशन का कोई मैटर है, या फिर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है कमर्शियल नेचर का बिटवीन स्टेट एंड सेंटर,
तो उन केसेस में भी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। देन कम्स द अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर अदर केसेस। ये तो मैंने आपको एक बता दिया ना। देयर आर अदर केसेस ऑल्सो, जहां जहां पे जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होती है। वो कौन से केसेस हैं? इंटर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच अगर कोई पानी का विवाद है तो उसमें जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होगी। देन देर आर जो मैटर्स हैं जो किसको रेफर किए गए हैं, फाइनेंस कमीशन को रेफर किए गए हैं। देन जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट है, देन देर इज adjustment of certain expenses and pensions between center and state. Then there is one more ordinary dispute of कमर्शियल नेचर, जो मैंने आपको बताया अभी। कमर्शियल नेचर का कोई ऐसा डिस्प्यूट है, ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है, किसके बीच? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। गॉट इट। तो ये भी कुछ केसेस हैं जहां पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होगी। देन कम्स अपीलेट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 132 टू आर्टिकल 134। अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हो जाके, किसी लोअर कोर्ट से होने के बाद, जब आप फैसला मिल जाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जाते हो उस फैसले के लिए, तो उसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, वो आर्टिकल 132 के अंडर आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसको अंडर आर्टिकल 132 डिस्कस किया गया है। तो इसके क्या केसेस हैं कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, इफ हाई इसके अंडर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इफ जो हमारा हाई कोर्ट है वो सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134 ए, वो केसेस जो जिनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन डिमांड करता है। कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा केस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जिसमें करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा ऐसे केस में। उस केस को अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तो उसकी अपील आप लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद कुछ पार्टीज हैं किसी केस में, अगर वो अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा हाई कोर्ट ने जो रॉन्ग डिसीजन दे दिया है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन रॉन्ग है, ये नहीं है, ये डिसाइड नहीं हुआ है ये, लेकिन ये पार्टी, जो कोई पार्टी होगी ना जिसने केस लड़ा होगा, तो उसने कहा है कि भाई हाई कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दे दिया है, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो कि आमतौर पे आप देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में भी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, वो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है और अपीलिएट जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देन देयर आर सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स होते हैं कुछ, जहां पे आर्टिकल जो कि 133 के अंदर डिस्कस्ड हैं, जो कि अपीलिएट जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो वो क्या है कि अगर कोई केस है, कोई जनरल इंपॉर्टेंस का केस है, जो किसी ऐसे लॉ के रिगार्डिंग है जो जनरल इंपॉर्टेंस है, मतलब जिसकी आम रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी हमारी लॉ है जो यूज होता है और उसकी जनरल इंपॉर्टेंस है फॉर द सोसाइटी इन जनरल, तो उसका जो केस है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन फ्रेम करता है, महत्वपूर्ण बन जाता है वो हमारी सोसाइटी के लिए। तो उस केस को हमारा हाई कोर्ट सिविल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए भेज देता है। इसमें भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है। गॉट इट। इसमें भी पहले हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करेगा कि लॉ किस केस को सर्टिफाई सर्टिफाई करेगा जिसमें लॉ है कि कोई
जनरल इंपॉर्टेंस का लॉ है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट के ओपिनियन में जो क्वेश्चन है हाई कोर्ट के सामने वो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। इन हाई कोर्ट ओपिनियन, हाई कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट जो है नीड्स टू, या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे जो सॉरी हाई कोर्ट के कंसिडरेशन में जो क्वेश्चन है दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड, उसको डिसाइड करने का जो काम है वो नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जो उसको डिसाइड करने का काम है इस क्वेश्चन को वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो उस केस में भी हमारी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली जाती है। देन देयर इज अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है। तो ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 134, जो मैंने आपको बताया था 132 टू 134 आर्टिकल जो है वो आते हैं हमारे इसके अंदर। तो 134 जो है वो क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बताता है कि किस तरह के क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के लिए जा सकते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से अपील आई है और उसने ऑर्डर को रिवर्स किया है, तो जो अक्यूज्ड है उसको डेथ सेंटेंस मिला है, तो उस क्वेश्चन में जो है हमारा अक्यूज्ड इंसान जिस पे अपराध लगाया गया है, आरोपी है जो, उसको हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की आज़ादी है। हाई कोर्ट में जो एक्विटल, एक्विटल होता है अगर आपने छोड़ दिया है किसी को, है ना, बाइज्जत बरी करना। तो अगर एक्विटल किया है आपने किसी एक्यूज्ड पर्सन का जो पहले लोअर कोर्ट में जिसको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब आपने सेंटेंस कर दिया है उसको डेथ, अब आपने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है, तो उस केस में वो इंसान जो है हमारा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया है, हाई कोर्ट हैज विड्रॉन अ केस फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट, किसी छोटे कोर्ट से, किसी नीचे हायरार्की में जो नीचे का कोर्ट है उस उससे किसी केस को विड्रॉ किया है, उससे किसी केस को अपनी तरफ ले आए हैं बिफोर इटसेल्फ, एंड उसमें जो है जो कन्विक्टेड है, अक्यूज पर्सन है, उसको आपने डेथ सेंटेंस दे दिया है। पहले वाले केस में क्या था, आपने जो है पहले वाले जो ये जो पहला वाला था उसमें आपने रिवर्स किया था डिसीजन को, उसमें आपने डिसीजन को, पहले जो डिसीजन दिया गया था, एक्विटल दिया गया था, उससे उसको रिवर्स किया था। इसमें आपने क्या किया है, इसमें डायरेक्टली आपने केस को अपने तरफ ले लिया है और कन्विक्शन और उसको आपने डेथ सेंटेंस दिया है। इस समझ रहे हैं, इसमें आपने डायरेक्टली उसको डेथ सेंटेंस दिया है। इसमें आपने क्या किया था, सबॉर्डिनेट कोर्ट से डिसीजन उनका उल्टा किया था, इसमें आपने डायरेक्टली जो है खुद से डेथ सेंटेंस दिया है। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा आर्टिकल आपका केस। और फिर जो एक तीसरा इसमें एक और आता है केस कि हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये केस जो है फिट फॉर, केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर खुद से ही हाई कोर्ट कहता है कि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए फिट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कीजिए, तो उस केस में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील आपकी चली जाएगी। सो दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ अपीलिएट जुरिस्डिक्शन जो हमने सुप्रीम कोर्ट का बताया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को जो बताया कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है फ्रॉम आर्टिकल 132 टू 134 आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, जिसमें पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आते हैं आर्टिकल 132 में, 133 में सिविल मैटर्स आते हैं और 133 में क्रिमिनल मैटर्स आते हैं। गॉट इट। इसमें अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ये आर्टिकल 134 ए के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन है जिसमें
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो उसके लिए हाई कोर्ट दे देगा सुप्रीम कोर्ट को वो केस। उसके बाद अगर हाई कोर्ट, एक पार्टी कहती है कि हाई कोर्ट ने हमें गलत डिसीजन दिया है, तो वो पार्टी मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सिविल मैटर्स में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि जो हमारा लॉ अंडर क्वेश्चन है वो जनरल इंपॉर्टेंस का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। जनरल इंपॉर्टेंस यानी उसको हमारी पब्लिक के लिए जनरली वो इम्पोर्टेंट लॉ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अपील ले सकते हैं आप। और सिविल मैटर में दूसरा केस है हाई कोर्ट का, अगर ऐसा ओपिनियन है कि ये क्वेश्चन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए वो ट्रांसफर कर देगा अपील। उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स में तीन केसेस आते हैं अंडर आर्टिकल 134। अगर तो आपने सबॉर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन रिवर्स करके एक बंदे को डेथ सेंटेंस दिया है, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर आपने हाई कोर्ट ने किसी केस को विड्रॉ कर लिया है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, जिसने अभी तक फैसला नहीं दिया था, और उस केस में आपने डेथ सेंटेंस दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट को सीधा ही लगता है कि ये जो केस है वो फिट है फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो जो है हमारा केस है वो सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए चला जाएगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं कि इसमें भी कुछ एक्सटेंडिंग अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है जो आर्टिकल 134 क्लॉज 2 में आती हैं। इसमें क्या होता है कि क्या हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है वो बाय लॉ, पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ एड्स, उसमें प्रोविजंस ऐड कर सकता है कि इस तरह की जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स को सुन सकता है, इन अपील्स को एंटरटेन कर सकता है। तो अगर पार्लियामेंट किसी लॉ से उस केस लॉ में कुछ अलग तरीके की डिस्प्यूट्स को ऐड करता है लॉ में, तो फिर वो भी उनका जो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो एक्सटेंसिफाई हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट कहता है कि आप अब इस पे भी कानून बनाता है, आप अब इन केसेस पे भी जुरिस्डिक्शन लीजिए, इन केसेस को भी सुनिए, तो उस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद आता है एक अपील बाय स्पेशल लीव आता है, एक अपील बाय स्पेशल लीव आता है, वो आर्टिकल 136 के अंडर आता है। अपील बाय स्पेशल लॉ क्या होता है कि ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपना डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी है उनके पास, अपना ये उनके पास पावर है कि वो किसी अपील को स्पेशल लीव ग्रांट दे सकते हैं फ्रॉम एनी सेंटेंस। और एनी सेंटेंस मतलब किसी किसी भी जजमेंट के केस को सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ला सकता है बाय स्पेशल लीव। अगर वो किसी दूसरे ट्रिब्यूनल या दूसरे कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, ट्रिब्यूनल के अंदर कोई केस चल रहा है, तो बाय अपील बाय स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अंदर ला सकता है कि इसको अब इधर दीजिए, अब इसको केस को हम सुनेंगे। तो ये स्पेशल लीव होता है। ये कुछ हमारे सर्टन मैटर्स में ही मिलता है, कुछ आपके पर्टिकुलर मैटर्स में दिया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो गए, सिविल क्रिमिनल हो गए, या इनकम टैक्स रिलेटेड हो गए, या लेबर या रेवेन्यू रिलेटेड कुछ हो गए, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दीजिए, हम इसको सुनेंगे। देन कम्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर आती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बस इतना समझने का है कि प्रेसिडेंट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को, ओपिनियन को सीख कर सकते हैं, चाहते हैं प्रेसिडेंट कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर पे मेरे को कोई सलाह दे, तो उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है। एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ऑन लॉज या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस that has been risen by any you can say dispute arising out of कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो सकती है, वो एग्रीमेंट हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी के अंदर कोई सलाह चाहिए हमारे प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से, तो या वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट मस्ट मस्ट ये देखिए, मस्ट मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस
देनी ही पड़ेगी, ओपिनियन देना ही पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस मांगते हैं किसी इन मैटर से रिलेटेड, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनको वो एडवाइस वो देनी ही पड़ेगी। और ये जुडिशियल नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ये जो ओपिनियन है ना, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ये जो एडवाइस है, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट चाहे इसको फॉलो करें चाहे इसको फॉलो ना करें, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। Got it? Then comes writ jurisdiction under Article number 139 of Constitution। क्या मेंशन करता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है, उनको पावर्स दे सकता है, उनको डायरेक्शन इशू कर सकता है, इंक्लूडिंग रिट्स। है ना, जो मैंने आपको बताया था, हेबिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है, सर्शियरी है। तो इन के आर्टिकल 139 के अंदर पार्लियामेंट कह सकता है कि आप इन रिट्स को यूज कीजिए। इन ये रिट्स फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज की जाती हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन अंडर आर्टिकल 139 पार्लियामेंट अदर मैटर्स के लिए भी, अदर देन फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर किसी और मैटर पे आपको रिट जुरिस्डिक्शन जारी करनी है, तो पार्लियामेंट उसकी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है। अब मैंने आपको रिट जुरिस्डिक्शन पहले ही काफी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसके मैं आपको समरी में फिर से बता देता हूँ कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल है। मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जरूरी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं रिट जुरिस्डिक्शन की, वो ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट की, वो लिमिटेड है। नाउ दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या? कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की जो रिट jurisdiction है, that is wider than सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइड है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट लगा सकता है और किसी चीज के लिए नहीं लगा सकता। वो तो पार्लियामेंट अगर अलाउ करे, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए तो कर सकता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट लगाएगा। जबकि ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए उनका रिट चलता है, रिट जुरिस्डिक्शन चलता है। वेयर एज जो हाई कोर्ट है उनका जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो अदर देन फंडामेंटल राइट्स के लिए भी चल सकता है। अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी इनका रिट जुरिस्डिक्शन चल सकता है। और इसके बाद एक और चीज है, इट इज एक्सपैंडेबल। रिट jurisdiction is expandable for the सुप्रीम कोर्ट। जो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट उस रिट jurisdiction को एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ा सकता है कि आप बाकी पर्पसेस के लिए भी रिट लगाइए। देन कम्स कि हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर लंबा हो गया है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।